am Naina Jaiswal, an assistant professor, and in this video, I'm going to teach you all about the methods of internal reconstruction. Now, the basic meaning of reconstruction के बारे में मैंने already एक video upload कर दी है, which I highly recommend that you watch before watching this video because उससे आपके लिए methods को understand करना बहुत ही easy और interesting हो जाएगा. Also, subscribe to this channel, and now I'm going to flip the camera and let's get started. आते हैं मेथड्स पे. तो फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का. जब भी हम रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन कंपनी के पास है कि वो अपनी शेयर कैपिटल को ही ऑल्टर कर ले या चेंज कर ले उसको किसी भी तरीके से. तो इसको ऑल्टरेशन करने से पहले हमें जो भी नॉर्म्स होते हैं वो फुलफ़िल करने होते हैं. सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज़ एक्ट. ठीक है, ये कंपनीज़ एक्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं. तो कंपनीज़ एक्ट 2013 का जो सेक्शन 61 है उसके अंडर जो भी कंडीशंस हैं उन सबको हमें फुलफ़िल करना पड़ता है, उन सबको हमें फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके हम ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कर पाते हैं. एंड द सेकंड कंडीशन इज़ इफ़ ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. हमने ये पढ़ रखा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी की वर्किंग में. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर आपकी कंपनी ने ये क्लॉज एंटर नहीं किया है कि वे फ्यूचर में अपनी कैपिटल को चेंज कर सकते हैं तो आपकी कंपनी ये ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी नहीं कर पाएगी. और अगर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल करना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसको सबसे पहले अपने AOA को ऑल्टर करना पड़ेगा, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे. और अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल्ड हैं, ये कंडीशन फुलफिल्ड हैं, तो इसी के बेस पे हम चलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के कुछ सब पार्ट्स पे. द फर्स्ट वन इज़ इंक्रीजिंग द शेयर कैपिटल. ये बहुत ही ईजी है तो इसकी मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिखी है. इंक्रीजिंग का बेसिकल मतलब है कि आप अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहे हैं. अगर कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स की थी, अब वो अपनी ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज़ कर रही है टू 2 लाख शेयर्स. Clear? So this can be easily done if AOA allows it and section 61 की conditions fulfill हो जाती हैं. Then next is subdivision of shares. Subdivision का basic मतलब है कि आप अपने shares को subdivide कर दें smaller denomination में. अगर आपकी कंपनी का शेयर हायर वैल्यू का था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी का शेयर 100 रुपये का था और उसी 100 रुपये के शेयर को जब आप 10 रुपीज़ के शेयर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज़ कॉल्ड सब डिवीजन ऑफ द शेयर. जैसे इधर मैंने एग्जांपल भी ली है कि ए लिमिटेड सब डिवाइड शेयर्स ऑफ ₹100 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इंटू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. क्लियर? तो इस एग्जांपल में भी सब डिवीजन हमें क्लियरली दिख रही है कि उसने 100 रुपये के शेयर को 10 रुपये के शेयर में कन्वर्ट किया. तो ऐसे केस में हमारे पास जर्नल एंट्री बन जाएगी. इस केस में मैं सारी की सारी एग्जांपल्स के साथ आपको जर्नल एंट्रीज बताने वाली हूँ. तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसके साथ अब ब्रैकेट में हमारे शेयर्स की प्रीवियस अमाउंट भी लिख सकते हो और उसका टोटल हो जाएगा हमारे पास 3 लाख रुपीज़. देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, and then you can mention the current amount of the share in the bracket and the total amount says the same, that is 3 lakh rupees. Clear? तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी in the case of subdivision. Share capital account debit to share capital account. Clear? And with the changed amount. Okay, then coming on to the next topic, that is consolidation of share. Consolidation of shares और सब डिवीज़न एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं. सब डिवीज़न में हमने किया कि हायर वैल्यू वाले शेयर को हम लोअर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. कंसोलिडेशन में बिल्कुल उल्टा है कि हम स्मॉलर वैल्यू वाले शेयर को हायर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, ए लिमिटेड कंसोलिडेट्स 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इंटू 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. क्लियर? कि वो अपने 10 रुपये वाले शेयर को 100 रुपये में कन्वर्ट कर रहा है. नंबर ऑफ़ शेयर्स उससे चेंज हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ओवरऑल शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो इसकी एंट्री भी हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
ब्रैकेट में हम 100 मेंशन कर सकते हैं. द अमाउंट रिमेन्स 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ब्रैकेट में अगेन हमने मेंशन कर दी है अपनी न्यू अमाउंट और हमारी ओवरऑल शेयर कैपिटल रिमेन्स द सेम. क्लियर. तो आपने अपने 10 रुपये वाले शेयर को 100 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर. तो दिस बिकम्स द जर्नल एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो चलते हैं ऑल्टरेशन के नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ शेयर्स. अब कन्वर्जन ऑफ शेयर्स में क्या है कि कई बार कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट करती है, इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट करती है, तो उसके लिए भी हमारे पास जर्नल एंट्री होती है और ये भी ऑल्टरेशन का पार्ट है कि आप अपनी कैपिटल की जगह स्टॉक को इशू कर रहे हो. एक तरीके से अपने शेयर्स को ही आपने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर. तो यहाँ एग्जाम्पल हमें गिवन है ए लिमिटेड कन्वर्ट्स इट्स शेयर कैपिटल ऑफ 30,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच इनटू इक्विटी स्टॉक ऑफ ₹3 लाख. क्लियर. तो इस केस में भी हमारी एंट्री वही हो जाएगी कि हम पहले तो अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, तो द एंट्री बिकम्स इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक. क्लियर. कि हमने 3 लाख के शेयर्स की जगह 3 लाख का स्टॉक इशू कर दिया. तो द अमाउंट रिमेन सेम बिकॉज हमारे अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया, बट शेयर्स की जगह अब हमारे पास स्टॉक आ गए हैं. क्लियर. तो ये हमारी एंट्री हो गई. देन ऑल्टरेशन का लास्ट पार्ट है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, के जैसे मैंने बताया कि आपकी कंपनी की जो शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन करनी है, जो चेंजेस करनी है, वो कैंसलेशन के फॉर्म में भी हो सकती है कि आप कंप्लीटली अपने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स कंप्लीटली कैंसिल कर दो. तो ऐसी केस में हमारी एक्चुअल कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. दैट इज़ ऑब्वियस कि हमारी कैपिटल इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगी और जो पुरानी वाली शेयर कैपिटल को है उसको हम अल्टीमेटली कैंसिल आउट कर रहे हैं. क्लियर. देन कमिंग ऑन टू अर नेक्स्ट मेथड. यहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट ऑफ ऑल्टरेशन मेथड कंप्लीट होता है. नेक्स्ट इज चेंज इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर. अब ये हमने किया था कि अपने राइट्स को वो किसी ना किसी तरीके से लेट गो कर सकते हैं. तो उसी के अंदर हमारे पास कौन कौन से राइट्स आ जाते हैं जिसके अंदर चेंज आ सकता है या जो उनको कम्प्लीटली सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं. द फर्स्ट इन रेट ऑफ डिविडेंड. ठीक है. Then next is voting right or category of preference share, etc. There can be many types of rights that they have to let go, but कुछ इसकी major categories जो आगे आपको use होंगी वो यही है. Clear? So the first one is rate of dividend. इसकी example हो सकती है कि आपकी कंपनी ने पहले preference shares issue किए थे जिसके ऊपर वो 10% का dividend देती थी, जिसे हम 10% preference shares भी कहते हैं, जिसको अब वो कन्वर्ट कर रही है 8% प्रेफरेंस शेयर्स में. क्लियर. दिस कैन बी द फर्स्ट एग्जाम्पल. देन आती है वोटिंग राइट्स. हो सकता है कि पहले उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट था, अब वोटिंग राइट वो उनसे वापस ले रहे हैं. देन आती है द कैटेगरी ऑफ शेयर्स. इसके अंदर आ सकता है कि आपके कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को आप नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. दिस कैन बी द केस ऑफ चेंजिंग द कैटेगरी ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. क्लियर. तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जब हम चेंज कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैटेगरी या रेट या किसी भी शेयर होल्डर के राइट के अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं. तो इन केसेस में हमारी जर्नल एंट्रीज भी यूजुअली सिंपल होती हैं कि हम पुराने वाले रेट को डेबिट करते हैं, विच मीन्स कि इस केस में आपकी एंट्री हो जाएगी 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर. क्लियर. और इसके केस में हो जाएगी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्लियर. So moving on to our next method, that is compromise by members or
एनी अदर काइंड ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर? तो ये आ जाती है कि जब आपके मेंबर्स कुछ लेट गो कर रहे हैं, कुछ अपने सेक्रीफाइस, एक्चुअल सेक्रीफाइस आ जाता है इस केस में। तो द फर्स्ट वन इन दिस केस कैन बी डिबेंचर होल्डर्स और एनी काइंड ऑफ क्रेडिटर। कई बार क्या होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखते हुए डिबेंचर होल्डर्स या जो भी बाकी स्टेक होल्डर हैं, क्रेडिटर लगा लो आप, वो कंपनी को कुछ कंसेशन देने का डिसीजन लेते हैं कि अगर डिबेंचर होल्डर्स को आप देने वाले थे 1,00,000 रुपीज़, तो हो सकता है कि वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और 1,00,000 की बजाय 90,000 के अंदर ही एडजस्ट कर लें। क्लियर? तो इसी की भी मैंने एक एग्जांपल तैयार करके रखी है। द एग्जाम्पल सेज डिबेंचर होल्डर अग्री टू टेक स्टॉक ऑफ द कंपनी ऑफ ₹60,000। स्टॉक की वैल्यू 60,000 थी, इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम और डिबेंचर ऑफ 1,00,000 रुपीज़। क्लियर? तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि डिबेंचर्स हमारी कंपनी के थे 1,00,000 के और स्टॉक था 60,000 का, बट डिबेंचर होल्डर्स डिसीजन लेते हैं कि वो स्टॉक को टेक ओवर करेंगे इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज 1,00,000 रुपीज़। तो इसके केस में आपकी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। क्लियर? क्योंकि आपने 1,00,000 के डिबेंचर के बजाय 60,000 का स्टॉक लिया है, तो डिबेंचर्स आपके गए 1,00,000 के, स्टॉक आपका यूज़ हुआ 60,000 का, बट अभी भी डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस है और ये डिफरेंस हम डालते हैं टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। क्लियर? तो ये डिफरेंस आता है हमारे पास 40,000 का, जिसको हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे बिकॉज 1,00,000 के डिबेंचर्स को हमने 60,000 के स्टॉक के साथ एडजस्ट किया है। तो ये 40,000 ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं तो डालने ही पड़ेंगे, तो वो हम डालेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स या प्रीवियस लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए। ओके, सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब आपके इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, बिकॉज एज दिस मीनिंग सेज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज़ अनलॉफुल अनटिल एंड अनलेस इट इज़ परमिटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी शेयर कैपिटल की हमने रिडक्शन करनी है तो कोर्ट की अप्रूवल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो अप्रूवल कंपनी के पास नहीं है तो उसे इलीगल या अनलॉफुल कंसीडर किया जाता है। क्लियर? तो इसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस हो जाती हैं जो हमने आगे भी डिस्कस की, बट द फर्स्ट वन ऑलवेज बिकम्स द परमिशन ऑफ कोर्ट। इसकी इन्वॉल्वमेंट होना, इसकी परमिशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन जब कोर्ट की परमिशन हमें मिल जाती है तो हमें ये देखना होता है कि कंपनी के AOA के अंदर ये मेंशन्ड है कि नहीं है। जैसे कि हमने ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल के केस में किया कि जब तक कि कंपनी का AOA दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ नहीं करता टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल इन एनी फॉर्म, तब तक कंपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकती। और अगर AOA के अंदर ऐसा कोई क्लॉज कंपनी ने एंटर नहीं किया है तो सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा AOA, देन हमारी कैपिटल की रिडक्शन की आगे डिस्कशन की जा सकती है। आफ्टर परमिशन फ्रॉम AOA और आफ्टर चेंजिंग द AOA हमारे पास आता है MOA का क्लॉज। MOA में एक क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज, जिसके अंडर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी ऑथोराइज कैपिटल को कम करना पड़ेगा और उसकी एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी पड़ेगी। और ये सब करने के बाद अगर आपका शेयर होल्डर आपको अलाउ करते हैं रिडक्शन के लिए, तभी जाके ये सक्सेसफुल होगी, तभी जाके आप फाइनल डिसीजन लेंगे, तभी जाके आप इसके माइन्यूट्स प्रिपेयर करेंगे और एक कॉपी प्रिपेयर करेंगे फाइनल ऑर्डर की, और वो सब कुछ आप रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ROC को सबमिट करवाएंगे। दैट इज़ द ओनली केस जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पॉसिबल होगी। देन अब इस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं, तो कुछ केसेस हमने बनाए हुए हैं। द फर्स्ट केस सेज बाय रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑन इट्स शेयर। ऐसा केस पॉसिबल है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी को या उनकी ऑब्लिगेशन को कम कर दें या वेव कर दे। तो इस केस में क्या होगा कि आप अपने पेड अप वैल्यू, शेयर की पेड अप वैल्यू को कम कर रहे हैं।
तो इस एग्जाम्पल में जैसे कि लिखा है, ए लिमिटेड हैड अ कैपिटल फॉर्मिंग ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 हैज़ बीन पेड। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि उसका शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपये की, बट उसने अभी कॉल किया था सिर्फ 8 रुपीज़, तो उसकी पेड अप वैल्यू भी 8 रुपीज़ हो गई, विच गेट्स रिड्यूस टू फुली पेड शेयर ऑफ ₹8। अब उसने उसके पेड अप वैल्यू को ही उसकी फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, उसकी एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, 10 रुपये के शेयर को 8 रुपये में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए भी हमारी जो एंट्री है उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मेंशन हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बिकॉज शेयर कैपिटल के अंदर ही आपके चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले वाली शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू आप यहाँ मेंशन करेंगे ब्रैकेट में, दैट वाज 10 रुपीज़, एंड न्यू वाले की आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ 8 रुपीज़। तो दोनों में ही अमाउंट आ जाएगी हमारी एक्चुअल वैल्यू, विच वॉज 4 लाख रुपीज़ इन दिस केस, and again becomes 4 lakh rupees in this case. क्लियर? क्योंकि फर्स्ट केस में हमारी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की थी, बट उसकी कॉल्ड अप एंड पेड अप वैल्यू 8 रुपीज़ थी, बट इन नेक्स्ट केस द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर अल्टीमेटली बिकम्स 8 रुपीज़। तो दोनों में ही अमाउंट हमारी सेम रहेगी, और डेबिट और क्रेडिट के बीच में कोई डिफरेंस ना होने की वजह से हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में भी कोई वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं होगी। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट केस, विच इज़ पेड अप वैल्यू रिड्यूस्ड विदाउट रिड्यूसिंग लायबिलिटी। पिछले केस में हमने किया कि पेड अप वैल्यू को कम किया जा रहा था, और उसी के साथ शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी या जितने पैसे उनको पे करने हैं इन फ्यूचर वो भी कम हो गए। बट इसके अंदर क्या है कि हमारी पेड अप शेयर कैपिटल तो कम की जाएगी, बट हमारी लायबिलिटी कम नहीं होगी शेयर पे। मतलब शेयर होल्डर्स ने जितने भी पैसे शेयर्स पे देने हैं, दैट विल रिमेन द सेम। सो जैसे कि एग्जांपल कहती है, ए लिमिटेड हैड इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच 8 रुपीज़ वर पेड अप, विच गेट्स रिड्यूस टू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ₹6 पेड अप। तो इस केस में क्या हुआ कि उसकी फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम 10 and 10, बट पेड अप वैल्यू रिमेन्स गोज फ्रॉम 8 to 6। मतलब शेयर होल्डर्स ने कुछ सैक्रिफाइस किया, और इसीलिए इसकी एंट्री बन जाएगी हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एंड अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे जितना उन्होंने लेट गो किया है, दैट इज़ ₹2। ओके, अब इस एग्जांपल में मैंने नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं लिए, बट अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास अवेलेबल होते तो हम उसको 2 से मल्टीप्लिकेट करते और फिर यहाँ पे अमाउंट मेंशन करते। क्लियर? बट एक्चुअल लॉस की या एक्चुअल जो उन्होंने लेट गो किया है शेयर होल्डर्स ने, उसकी एंट्री हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन हो जाएगी। एंड देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ capital reduction, it is reducing the excess paid up share capital. excess paid up share capital है कि जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए, उसने शेयर कैपिटल के जो भी कॉल्स मंगवाई, उससे जो उसे पैसा मिला वो थोड़ा एक्सेस है, जो कि आइडल पड़ा है, वेस्ट पड़ा है, या जिसका उसे अब कोई यूज़ नहीं है। तो उस केस में कंपनी बिल्कुल ऐसा कर सकती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पैसे वापस कर दे। क्लियर? तो जब भी ये शेयर कैपिटल हमारे पास एक्सेस में होगी, उस केस में हमारा ये केस बन जाएगा, जिसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, ए लिमिटेड हैड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹6,40,000। क्लियर? कि उनका 6,40,000 के शेयर कैपिटल उनके पास थी, जिसको 10 रुपये का शेयर था, बट 8 रुपीज़ पेड अप थे। तो बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स बन गए 80,000, बिकॉज 6,40,000 की उसकी पेड अप शेयर कैपिटल थी और पेड अप वैल्यू पर शेयर 8 रुपीज़ की थी।
द बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट वॉज 2,80,000, बैलेंस ऑफ सरप्लस विच मीन्स प्रॉफिट उसके पास 2,80,000 का था। तो कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपनी पेड अप वैल्यू ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर लेगी 6 पर शेयर पे। क्लियर? विच मीन्स कि अब 2 रुपये जो हैं पर शेयर पे वो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर रही है। इस केस में हमारे पास 3 एंट्रीज हो जाएंगी। द फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। इस एंट्री में हम मेंशन करेंगे कि कितनी अमाउंट हम उन्हें वापस करने वाले हैं। तो इस केस में बन जाएगी 80,000 शेयर्स इंटू ₹2। तो अमाउंट हम मेंशन करेंगे 1,60,000 की। देन यही अमाउंट अब हम शेयर होल्डर्स को किसी ना किसी फॉर्म में पे करने वाले हैं, तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, again 1,60,000 and 1,60,000. Then the last entry becomes surplus account debit to journal reserve. Surplus account debit to journal reserve. अब अगर हमें इस एग्जाम्पल में जर्नल रिजर्व या सरप्लस का बैलेंस मेंशन नहीं होता तो इस एंट्री भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अब हम क्या करने वाले हैं कि जो अमाउंट हमने शेयर होल्डर्स को रिटर्न की है उसको जर्नल रिजर्व में हम राइट ऑफ करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर भी 1,60,000 की एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। तो ये केस हो गया कि जब कंपनी अपनी एक्सेस पेड अप कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, तो बेसिकली रिडक्शन ऑफ कैपिटल इस केस में भी हो गई। So moving on to a last case of reduction of share capital, which is paid up value reduced with reduction in liability. अब इस केस में आपकी दोनों चीज़ें ही कम हो रही हैं, आपकी पेड अप वैल्यू भी कम हो रही है और आपकी लायबिलिटी ऑफ द शेयर इज़ ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड। जिसका ये कब होगा? जब बोथ द शेयर लायबिलिटी एंड पेड अप वैल्यू कंपनी अपने शेयर की रिड्यूस कर दे। जिसके एग्जाम्पल है हमारे पास द शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 8 वर पेड अप गेट्स रिड्यूस टू फुली पेड अप शेयर ऑफ 6 ईच। पीछे जो हमने एग्जाम्पल की उसके अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल में था कि वो अपनी पेड अप शेयर कैपिटल ही 8 बना रहा है, फुली पेड शेयर को 8 में कन्वर्ट कर रहा है। देन सेकेंड एग्जाम्पल की हमने जिसके अंदर वो अपने शेयर की फेस वैल्यू सेम रख रहा था बट पेड अप वैल्यू कम कर रहा था। इसके अंदर उसने अपनी फेस वैल्यू भी कम कर दी, मतलब 10 रुपीज़ का शेयर 6 में कन्वर्ट हो गया, और पेड अप वैल्यू भी कम कर दी बिकॉज 8 रुपीज़ पेड अप थे और उसको फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट कर दिया ऑफ ₹6। तो इस केस में आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो 10 रुपीज़ थी टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो हमारी न्यू अमाउंट होने वाली है, एंड देन टू कैपिटल रिडक्शन बिकॉज इसके अंदर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी भी चेंज कर रही है और अपनी कुछ शेयर होल्डर्स को एक तरीके से कुछ राइट भी लेट गो करना पड़ रहा है। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी आपकी 8 रुपीज़ की बिकॉज 8 रुपीज़ वर पेड अप ऑन दिस केस। न्यू शेयर कैपिटल आपने 6 की बना दी और लॉस हो गया अल्टीमेटली 2 रुपीज़ पर शेयर का शेयर होल्डर्स को। क्लियर? तो ये आपकी एग्जांपल बन गई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की, और ये लास्ट केस यहाँ पे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का भी सम अप हो गया। देन मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट केस दैट इज़ सरेंडर ऑफ शेयर्स, जिसका बेसिक मीनिंग है कि जब शेयर होल्डर्स अपने कुछ शेयर्स को सरेंडर कर रहे हैं कंपनी को, या कंपनी उन्हें कहती है कि कुछ शेयर्स को कैंसिल आउट करने के लिए, तो वो हो जाता है सरेंडर ऑफ शेयर्स का केस। अब जैसे कि यहाँ मेंशन है, इट मे हैपन दैट शेयर होल्डर्स सरेंडर देयर शेयर विच मे गेट अलॉटेड टू क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर। यही सरेंडर शेयर्स को हम आगे यूटिलाइज़ करते हैं, कंपनी यूटिलाइज़ करेगी क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए। क्लियर? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल थी
जिसमें से 10,000 की जो शेयर थे उसको सरेंडर करवा लिया एंड देन they are using these 10,000 rupees of shares to pay the debenture holders or any type of creditors. Clear? तो ये surrender of shares का केस बन जाता है. Also the shares which are surrenders but not utilized are ultimately cancelled. Obviously जो शेयर सरेंडर कर दिए गए, जैसे मैं एग्जांपल बता रही थी कि 10,000 रुपीज़ के शेयर होल्डर्स ने सरेंडर किए बट यूटिलाइज हुए आपके सिर्फ 8,000. तो जो बाकी के 2,000 रुपीज़ के शेयर हैं वो अल्टीमेटली कंपनी को कैंसल आउट ही करने पड़ेंगे. क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका सरेंडर ऑफ शेयर्स का केस. तो यह इसी के साथ हमारे सारे मेथड्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं. बट इन मेथड्स के अलावा कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं, कुछ डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में. उसमें से ही फर्स्ट वन है चेंज इन फेस वैल्यू और रेट ऑफ डिविडेंड, कि जब हम कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू चेंज कर रहे हैं या फिर जो प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड है उसको चेंज कर रहे हैं, जिसके एग्जांपल हम पीछे कर चुके हैं. देन द नेक्स्ट वन इज सेक्रीफाइस मेड बाय क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर. ऐसा भी पॉसिबल है कि डिबेंचर होल्डर ने क्रेडिटर किसी तरीके का सेक्रीफाइस करें, तो उस सेक्रीफाइस के केस में भी हमारे जो हम मेथड में उसको कवर कर चुके हैं इसकी एंट्री को. देन द नेक्स्ट वन इज़ एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट. अब ये हमारे लिए न्यू कंसेप्ट है जो हम पीछे कवर नहीं कर चुके, तो इसके लिए हमारी एंट्री बन जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, विच बेसिकली मीन्स कि हमारी कोई एसेट थी जो इसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही थी. फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग थी. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले थी 1 लाख रुपीज़ बट नाउ बिकम्स 1,10,000. तो जितनी अमाउंट से वो अप्रिशिएट हुई है, मतलब ये 1 लाख की जो हमारी प्लांट एंड बिल्डिंग थी वो 1,10,000 की हो जाती है. तो उसके केस में चेंज आया हमारा 10,000 रुपीज़ का. तो यहाँ जो अमाउंट जाएगी डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में वो भी आपकी 10,000 ही जाएगी. जितने से आपकी एसेट अप्रिशिएट हुई है वही अमाउंट आपको डेबिट क्रेडिट में मेंशन करनी है और एंट्री आपकी बन जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. और इसके बैलेंस को हम आगे यूटिलाइज करेंगे जैसे मैंने पहले बताया. तो अगली अकाउंटिंग एंट्रीज में हम इसको मेंशन करेंगे. हमारी नेक्स्ट एंट्री होती है व्हेन कंटीजेंट लायबिलिटीज़ अराइज एंड पेड. कई बार ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी कुछ कंटीजेंट लायबिलिटीज़ अराइज हो जाएं ड्यू टू रिडक्शन इन कैपिटल. हो सकता है कंपनी को कोई टैक्स पे करना पड़ जाए या कोई पेनल्टी पे करनी पड़ जाए. तो उस केस में भी हमारे अकाउंट्स में कुछ ना कुछ एंट्रीज ज़रूर होगी, जर्नल एंट्रीज होंगी जिसको हम मेंशन करेंगे, जहाँ पे हम ये सब मेंशन करेंगे कि ये खर्चा कब हुआ, कौन सा हुआ. फॉर एग्जांपल रिकंस्ट्रक्शन के कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं या आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ जाता है. तो उसके लिए फ़र्स्ट एंट्री हमारी रहेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी. क्लियर? और यहाँ पे आप अमाउंट मेंशन करेंगे कि जितना भी आपको वो लायबिलिटी पे करना पड़ रहा है. क्लियर? देन द नेक्स्ट एंट्री बिकम्स लायबिलिटी पेएबल अकाउंट डेबिट to bank account when the company actually pays that liability. उसकी एंट्री हमारे पास liability account debit to bank account बन जाएगी. तो इन दो एंट्रीज के थ्रू हम जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी अराइज हुई है उसको हम सेट ऑफ करेंगे. पहले हम उसको कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करेंगे, देन हम उसको बैंक से पे आउट करेंगे, बैंक और कैश, इट कैन बी आइदर ऑफ देम. Then the last entry becomes utilization of capital reduction for writing off fictitious assets, excess value of other assets और past losses. इस केस की बात मैंने पहले भी की कि हम कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस होगा उसको हम आगे जाके यूटिलाइज करेंगे कुछ चीज़ों को राइट ऑफ करने के लिए. तो उन्हीं चीज़ों की यहाँ पे बात करते हैं. तो
जितना भी हमारा प्रीवियस एंट्री से कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस, उसको हम ऐड करेंगे और टोटल बैलेंस यहाँ मेंशन करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टोटल। क्लियर? अब यहाँ पे मैं डेबिट क्रेडिट अमाउंट के लिए आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि टोटल अमाउंट फ्रॉम ऑल द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन आप यहाँ पर लिखेंगे और उसको यूज़ करेंगे राइट ऑफ करने के लिए सरप्लस को, सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस अगर आपके पास पड़ा है, क्योंकि सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस का मतलब है आपका पिछले सालों का लॉसेस। देन टू इंटेंजिबल एसेट्स, इसको हम इंटेंजिबल एसेट्स को सेट ऑफ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब आ जाएगा। देन टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्लियर? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारी कंपनी के हो सकते हैं, कुछ पेंडिंग पड़े हों तो उनको सेट ऑफ करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे। देन टू डिस्काउंट ऑन शेयर। अब डिस्काउंट ऑन शेयर्स हमारी फिक्टिशियस एसेट का पार्ट होती है, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे कैपिटल रिडक्शन में से राइट ऑफ करने के लिए। टू एसेट्स whose value gets reduced। अब ये पॉसिबल है कि आपकी कोई फिक्स्ड एसेट या आपकी जो कोई करंट एसेट्स अगर कंपनी की बैलेंस शीट में थी, उसका कुछ ना कुछ बैलेंस कम हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है या रिड्यूस हो रही है, तो जितने से वो वैल्यू रिड्यूस हो रही है, द अमाउंट बाय विच दैट पर्टिकुलर एसेट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, वो अमाउंट आप मेंशन करेंगे यहाँ पर। और उसको इसीलिए हम मेंशन कर रहे हैं बिकॉज उसकी कैपिटल रिडक्शन से हम राइट ऑफ करेंगे इस नेगेटिव बैलेंस को। क्लियर? तो अगर आपकी कोई 1 लाख की एसेट थी जिसकी वैल्यू अब 90,000 हो जाती है, तो दैट मीन्स आपकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई 10,000 रुपीज़ से, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे 10,000 रुपीज़। क्लियर? देन आता है हमारे पास इसका बैलेंस। अब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका डेबिट क्रेडिट जब टैली करने लगेंगे आप, तो हो सकता है कि कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस ज़्यादा हो बट राइट ऑफ करने के लिए आइटम्स आपके पास कम हो। तो जो भी इसका बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगी अगर आती है, तो वो आप मेंशन करेंगे कैपिटल रिजर्व में। क्लियर? अमलगमेशन में भी हमने किया कि जो भी हमारा डेबिट माइनस क्रेडिट आता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, और इस केस में भी अगर इफ़ सम बैलेंस इज स्टिल लेफ्ट टू बी रिटर्न ऑफ, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियर? तो यहीं पे आपकी कंपनी की जितने भी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के मेथड्स थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स थी, सारी की सारी कंप्लीट हो जाती हैं और आपका टॉपिक भी कैपिटल रिडक्शन का, आपका इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इन्हीं एंट्रीज़ को यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करना है तो आप इन सारी ट्रांजैक्शंस को देखकर थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इट इज़ अ वेरी न्यू चैनल एंड आई कैन रियली यूज़ अ सपोर्ट इन ग्रोइंग इट। And if you like this video, leave a like. Okay, thank you for watching.